एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू पे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिस मंथ योर यूपी एपीयू एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड और उसी को ध्यान में रखते हुए टारगेट फॉर आईक्यू पे एक मुहिम चल रही है जिसके अंदर हर वो केस जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है या हर वो केस जिसने चाहे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, उसको एक नई इंटरप्रिटेशन दी है। हर उस केस के बारे में डिफरेंट फैकल्टीज के द्वारा चर्चा की जा रही है और आज इसी सीरीज में आपके साथ मैं रवि झा इंडियन एविडेंस एक्ट के कुछ केस लॉज को लेके चर्चा करने के लिए आया हूं, इस उम्मीद के साथ कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में शायद आपको इन केसेस की झलक देखने को मिल जाए। तो आइए बहुत ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए इन केसेस के एक एक फैक्ट को समझते हैं और देखते हैं कि आखिर ये केस इंडियन एविडेंस एक्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम सबसे पहले केस लॉ की बात करते हैं तो इस केस का नाम है आपका खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। ये केस है आपका 2018 का SCC 429। अब यहाँ पे दो चीजों के ऊपर आपको खास तौर से गौर करने की जरूरत है। पहली बात ये कि यहाँ पर क्लियर कट एक इंडिकेशन दिया गया है, द कोर्ट व्हाइल डिसाइडिंग द मैटर शुड नॉट अप्रोच द हाइपर टेक्निकल थिंग्स। अब इसके आगे अगर हम इसकी दूसरी बात को कहते हैं तो वहां पर यह लिखा गया है कि आमतौर पे जब कभी भी कोर्ट के सामने कोई मुकदमा चलता है या कोई ट्रायल चलता है तो वहां पे एविडेंसेस को पेश किए जाते हैं। उन एविडेंसेस को देखने के बाद कोर्ट को यह देखना होता है क्या ये एडमिसिबल है या नहीं, रिलेवेंट है या नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है कि उन एविडेंसेस के अंदर आपको थोड़े बहुत माइनर कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को नजर आते हैं, यानी कि छोटी मोटी त्रुटियां। तो अब क्या यहां पर कोर्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? कोर्ट का ऑब्जेक्ट होता है सत्य को असत्य में से ढूंढकर निकालना। तो क्या जस्ट बिकॉज ऑफ दैट माइनर कॉन्ट्राडिक्शन हम क्या उस पूरे के पूरे एविडेंस को डिसरिगार्ड कर देंगे? क्या हम उसको कैंसिल कर देंगे? क्या हम उसको एडमिट नहीं करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये अप्रोच कोर्ट का सही होगा? तो ये जो केस है आपका खुर्शीद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ J&K, इसमें ऑनरेबल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसी बात का जिक्र किया गया है कि कोर्ट को कभी भी हाइपर टेक्निकल अप्रोच को अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है और अगर एविडेंस में आमतौर पर छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं या माइनर कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं तो उस आधार पे आप पूरे के पूरे एविडेंस या सबूत को आप डिसरिगार्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम दूसरे केस की बात करते हैं तो दिस केस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये केस कहलाता है आपका कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। और जब इस केस की हम बात करते हैं तो हमारे इंडियन लॉ के अंदर आपकी एक मैगजीन चलती है जिसका नाम है फेल्सिस इन यूनो फेल्सिस इन ओमनीबस। अब इसका यह मतलब होता है कि ये जो मैगजीन है ये आपके इंडियन सिनेरियो के अंदर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि अगर किसी चीज के अंदर अगर कोई गलत चीज है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी की सारी चीज ही गलत होगी। इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट कि उस असत्य में से सत्य को आपको ढूंढ के निकालना है। दैट इज कॉल्ड कि यू विल हैव टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द काफ। दैट मींस जब कोर्ट के सामने कोई भी मुकदमा आता है, बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, उन एविडेंसेस के बहुत सारे पार्ट और सब पार्ट आते हैं। कई बार ऐसा हमें लगता है कि वो पार्ट गलत है, तो क्या सिर्फ उस पार्ट के गलत होने के आधार पे हम उस पूरे के पूरे एविडेंस को कैंसिल कर देंगे या हम उसकी एडमिसिबिलिटी या उसकी रिलेवेंसी के ऊपर सवाल उठाएंगे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। आमतौर पे यहां पर भी उसी माइनर कॉन्ट्राडिक्शन की बात की जा रही है कि ये आमतौर पर कोर्ट की ड्यूटी है या कोर्ट का कर्तव्य है कि जब कभी भी उसके सामने ऐसी परिस्थितियां आए तो वो एक फिल्टर लगा ले ताकि जो काम की चीज है वो रख ली जाए और बाकी की चीज एज इट इज अगर आप छोड़ भी देते हैं तो भी वो कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका जो अगला केस है ये है आपका पुष्पा देवी M जाटिया वर्सेस ML वाधवान। अब अगर आपने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा तो वहां पे सिर्फ दो चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। पहली बात, आपका जो एविडेंस है वो रिलेवेंट है या नहीं। दूसरी बात, क्या वो एडमिसिबल है
या नहीं। अब अगर हम पुष्पा देवी वाले केस की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो एविडेंस हमारे पास आया है उसकी क्या रिलेवेंसी है, उसकी क्या एडमिसिबिलिटी है। इट डजंट मैटर कि किस रास्ते से वो आया है, इट डजंट मैटर कि किस माध्यम से हमने उस एविडेंस को प्राप्त किया है, इट डजंट मैटर कि उसको पाने में हमें कौन कौन से जतन करने पड़े हैं। तो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है ये केस कि आपके पास जो एविडेंस है उसकी क्वालिटी क्या है। ये इस बात के ऊपर निर्भर नहीं करता है कि आपने उस एविडेंस को पाने के लिए कौन कौन से हथकंडों या रास्तों का सहारा लिया, और जिन हथकंडों या रास्तों का सहारा लिया क्या वो डिजायरेबल थे या वो अनडिजायरेबल थे। उसके बाद आपका एक केस और आता है जो बात करता है अब्दुल रजाक वर्सेस स्टेट, और ये केस है आपका 1969 का। इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि कई बार देखिए हमें जो ट्रैकर डॉग होते हैं उनकी भी मदद लेने की जरूरत आन पड़ती है। बहुत सारी हिंदी मूवीज में या बहुत सारे क्राइम पेट्रोल लाइक रिलेटेड टीवी शोज में आपने देखा होगा कि डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है, ट्रैकर डॉग की टीम आती है और विद द हेल्प ऑफ सच काइंड ऑफ ट्रैकर डॉग हम एविडेंसेस की डिस्कवरी करते हैं या हम उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पे अगर ट्रैकर डॉग की मदद से हमें कोई एविडेंस मिलता है ऑन द सर्च ऑपरेशन या डिस्कवरी, तो हम उसको साइंटिफिक एविडेंस की ही परिभाषा के दायरे में रखते हैं। तो ये एक छोटा सा ग्लिम्स था जो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के महत्वपूर्ण सेक्शंस को लेके है। अब लगातार आपके सामने छोटी छोटी वीडियो के रूप में बहुत सारे इंडियन एविडेंस एक्ट के केस लॉस को डिस्कस किया जाएगा, और उसके पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि इसका फायदा न सिर्फ आपको यूपी एपीओ के एग्जाम में देखने को मिलेगा, बल्कि हर वो एग्जाम जिसके अंदर इंडियन एविडेंस एक्ट एज अ सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। सो इट्स ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द केस लॉस इन कंटेक्स्ट टू द इंडियन एविडेंस एक्ट, और आने वाली सीरीज में और भी केस लॉस को आपके साथ चर्चा के रूप में शामिल किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।